कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसमें दो किस्म के कंसेप्ट्स हैं, क्लासिकल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट्स। क्लासिकल कंसेप्ट में हम एसिड्स और बेसिस को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज। और वो प्रॉपर्टीज क्या है? ये कंसेप्ट आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं। जब आप जब आप शुरू करते हैं ना एसिड और बेस के बारे में पढ़ना, तभी आपको क्लासिकल कंसेप्ट बताया जाता है सबसे पहले। उसके बाद कहीं जाकर हम मॉडर्न कंसेप्ट्स की बात करते हैं। तो एसिड, ठीक। यस, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। और नहीं, ये क्लासिकल कंसेप्ट नहीं है। लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस विद एक्टिव मेटल्स। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक तो खट्टा टेस्ट, ब्लू लिटमस को रेड करना, और एक्टिव मेटल्स जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आप देख लो, सोडियम, पोटेशियम। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके अलावा जिंक, आयरन, जिन्हें हम एक्टिव मेटल्स कहते हैं, वो एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनकी बेसिस पर एक सब्सटेंस को हम एसिड कहते थे। और बेस के लिए बिटर इन टेस्ट। ठीक। सोपी टच। हाँ। टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज थे जिनकी बेसिस पर एक सब्सटेंस को हम बेस कहते थे। लेकिन ये क्लासिकल कंसेप्ट जो है, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। इसमें बहुत कम सब्सटेंसेस को हम एसिड और बेस में क्लासिफाई कर पाते थे। लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट्स हैं, मॉडर्न कंसेप्ट्स में
स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है सब्सटेंसेस को इनटू एसिड्स एंड बेसिस। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन की बेसिस पर। और मॉडर्न कंसेप्ट्स में तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एरीनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लोवरी कंसेप्ट, एंड लिविस कंसेप्ट। इनमें से एक कंसेप्ट के बारे में आपने अपने लोअर क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा, और वो है एरीनियस कंसेप्ट। तो अब हम इन तीनों कंसेप्ट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं वो भी हम पढ़ेंगे, और उसके अलावा उनके एप्लीकेशंस या उनके इम्पोर्टेंस क्या है वो सब। बिल्कुल। बिल्कुल लिविस। हाँ हाँ। ये आपने नोट नहीं किया था क्या? कर लिया नोट? ठीक है। नहीं, साथ साथ में आप लिखा करो ना। कॉपी का इस्तेमाल किया करो जहां पर पॉसिबल हो। चले हम पहले कंसेप्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। एरीनियस कंसेप्ट। अरे किसका ज्वाइन नहीं हो रहा है? क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसको? पता नहीं क्या करते हैं ये। जब बाकी बाकी सबके जब ज्वाइन हो रहा है तो इनको बोलो दोबारा ट्राई करें। मुसविर ने तो एक बार ज्वाइन कर लिया था ना। मुसविर ने एक बार तो रिक्वेस्ट की थी, वो मैंने कर लिया था ऐड। फिर क्या हुआ उसको? उसको बोलो एग्जिट करके दोबारा से ट्राई करे। नहीं, मैंने एक बार उसको ऐड किया था। उसको बोलो फोन स्विच ऑफ करके फिर दोबारा करे, रिस्टार्ट करके फिर दोबारा करे। चलो देखो आप इधर। एरीनस कंसेप्ट क्या है, इसके मुताबिक हम एसिड बेस को कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आप देखो एसिड क्या है। एसिड इज डिफाइंड एज ए। ए हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस। हाँ जी। अभी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम। एसिड और एसिड और बेस का कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया। हम पहला ही कंसेप्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो
डिस्कस किया वो थे क्लासिकल कंसेप्ट या ओल्डर कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, और वो टेस्ट वगैरह की बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, वो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। यहीं से आप देख लो, जो मॉडर्न कंसेप्ट्स हैं एसिड्स और बेसिस के, वो हमने अभी स्टार्ट किया। उसमें तीन कंसेप्ट हैं, एरिनस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट और लीविस कंसेप्ट। तो अभी हमने स्टार्ट किया पहला कंसेप्ट, मतलब एरिनस कंसेप्ट। हाँ, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा मैं, कोई बात नहीं। तो एसिड की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एरिनस कंसेप्ट क्या है? एसिड इज डिफाइंड एज ए हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस या हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड that can produce H positive ions in aqueous solution. ओके, ये डेफिनेशन आपने पढ़ी है पहले। जिस सब्सटेंस में H पॉजिटिव आयंस बनते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं एसिड। तो इसमें एक तो आ गया, इट शुड बी हाइड्रोजन कंटेनिंग, इसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, और वो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस भी प्रोड्यूस करना चाहिए, उसको हम कहते हैं एसिड। और बेस की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एरिनस कंसेप्ट, a base is defined as a hydroxyl group containing compound। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं OH ग्रुप को, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, that can produce, मैंने कहा ना OH ग्रुप को कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, ठीक। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड दैट कैन प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस इन सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। OH नेगेटिव आयंस को कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। तो एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए एक कंपाउंड में, और जब उसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसे सब्सटेंस को हम बेस कहते हैं अकॉर्डिंग टू एरिनस कंसेप्ट। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। ये देखिए, HCl एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है, इट इज ए हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और इसको जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, इट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयन। H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, राइट। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड देख लो आप, H2SO4, एक्वस सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन में ये प्रोड्यूस करता है H पॉजिटिव आयंस और सल्फेट आयंस, SO4 2 नेगेटिव आयंस। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं,
It produces acetate ions and H positive ions. Nitric acid produces H positive and nitrate ions. Carbonic acid H2CO3. Carbonic acid produces H positive ions and carbonate ion. अब देखो ये जो मैंने एसिड्स की एग्जांपल यहाँ पर लिखी, इनमें कुछ में मैंने इरिवर्सिबल और कुछ में मैंने रिवर्सिबल का साइन यूज किया है ना। जैसे हमने एसिटिक एसिड में और कार्बोनिक एसिड में हमने ये इस तरह से एरो रिप्रेजेंट किए, एरो शो किए। इसका मतलब है कि ये दोनों एसिड्स हाँ इक्विलिब्रियम मतलब ये वीक एसिड्स है। इक्विलिब्रियम किन में आता है? वीक एसिड्स में आता है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जबकि एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड क्या है? दे आर वीक एसिड्स। ओके। एक और पॉइंट आपने यहाँ पर जो नोट करना है एसिड्स के बारे में, आपने देखा HCl का एक मोल जब डिसोशिएट होता है तो कितने मोल H पॉजिटिव बनते हैं? देख लो जरा। When 1 mole of hydrochloric acid dissociates, it produces 1 mole of H positive. ओके यहाँ पर देखो ना, इनकी डिसोसिएशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स देखो, HCl का 1 और यहाँ पर H पॉजिटिव भी 1। लेकिन अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड में देखेंगे, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस 2 moles ऑफ H पॉजिटिव। एसिटिक एसिड में 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव। नाइट्रिक एसिड में भी 1 मोल। कार्बोनिक एसिड में देखो 2 moles। 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूसेस 2 moles ऑफ H पॉजिटिव, है ना। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूंगा, H3PO4, यह है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का एक मोल जब डिसोशिएट होता है, it can produce 3 moles of H positive प्लस PO4 3 नेगेटिव जिसका नाम है फास्फेट आयन। तो यहाँ पर 3 मोल बन रहे हैं। 1 मोल फास्फोरिक एसिड से 3 मोल H पॉजिटिव बनते हैं। ये जो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस होता है विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन एसिड, इसे हम कहते हैं बेसिसिटी ऑफ द एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या मतलब हुआ बेसिसिटी का? नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस produced
बाय एन एसिड, या ज्यादा बेहतर रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एसिड, है ना। तो बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 1, बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 2, और अगर हम फास्फोरिक एसिड देखें, बेसिसिटी ऑफ फास्फोरिक एसिड इज 3। ओके, तो हम HCl को कहेंगे मोनोबेसिक एसिड, जिसकी बेसिसिटी 1 हो उस एसिड को हम मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। जिस एसिड की बेसिसिटी 2 होगी उसको हम कहेंगे डाइबेसिक एसिड। इसी तरह से जिसकी 3 बेसिसिटी हो उसको हम ट्राई बेसिक एसिड कहेंगे। अगर किसी की 4 होगी तो टेट्रा बेसिक। ओके, क्लियर है। अब बेस की हमने डेफिनेशन दी थी अभी, कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग हो और जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे एक्वस सॉल्यूशन में। उसमें भी आप एग्जांपल देख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में जब डिसोशिएट होता है, इट प्रोड्यूसेस सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। इसमें फ्री OH नेगेटिव आयंस बनते हैं, तो ये बेस हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड potassium hydroxide on dissociation gives K positive and OH negative. Calcium hydroxide on dissociation produces calcium ions and 2 times hydroxide ions. अमोनियम हाइड्रोक्साइड में देखो ये एक वीक बेस है, मतलब इसमें हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, रिवर्सिबल। अमोनियम हाइड्रोक्साइड gives ammonium ions and hydroxide ions. बेसिस में भी आप नोट कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ बेस कैन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव और 2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव और 3 मोल्स। अब यहां पर जो हम टर्म यूज करेंगे इस चीज के लिए वो है एसिडिटी ऑफ द बेस। एसिडिटी ऑफ ए बेस क्या मतलब है? यस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ ए बेस। अगर 1 मोल बेस की कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए तो उससे कितने मोल्स OH नेगेटिव आयंस बनते हैं, उसी को हम कहते हैं एसिडिटी ऑफ ए बेस। एसिड्स के केस में हमने टर्म्स यूज किए थे मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक एटसेट्रा। यहां पर हम क्या यूज करें? यस, बिल्कुल सही। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कहेंगे मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस, ठीक। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहेंगे? यस, डाई एसिडिक बेस। और अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में इट प्रोवाइड 3 OH नेगेटिव, तो इसको हम ट्राई एसिडिक बेस कहेंगे, एंड सो ऑन। अब इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक का भी कंसेप्ट आ गया।
स्ट्रॉन्ग और वीक का सिंपल कंसेप्ट है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो एसिड या जो बेस कंप्लीटली डिसोशिएट होकर आयंस बनाए उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। जो पूरी तरह से डिसोशिएट ना हो उसको हम वीक एसिड या वीक बेस का नाम देंगे। अब जो कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो भी हमें इसी कंसेप्ट से मिलता है। एरिनस कंसेप्ट से ही हमें न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट भी हासिल होता है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? बिल्कुल, एक एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन। एसिड प्लस बेस टू गिव salt एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। और एरिनस कंसेप्ट इसको कैसे एक्सप्लेन करता है? देखो, एसिड हमने कहा इज ए सब्सटेंस दैट गिव्स H पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन। बेस इज ए सब्सटेंस दैट गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन सॉल्यूशन। देखो, जब एसिड ने H पॉजिटिव दिया, उस H पॉजिटिव के अलावा उसने एक और आयन प्रोवाइड किया ना। कौन सा आयन? अगर अगर एसिड में से एक कैटाइन बना, H पॉजिटिव इज ए कैटाइन, तो साथ में एक एनाइन भी बना होगा ना। वो एनाइन आप रख लो A नेगेटिव। ठीक है ना। A फॉर एसिड करके कर लेता हूँ, A नेगेटिव। और इसी तरह से तौफीक, आप ये म्यूट कर लो। अच्छा, एक बेस ने जब OH नेगेटिव प्रोड्यूस किया तो उसके साथ में एक कैटाइन भी तो प्रोड्यूस किया होगा, क्योंकि OH नेगेटिव एक एनाइन है। जब एनाइन है तो साथ में कैटाइन भी होगा, वो कैटाइन मान लो B नेगेटिव है। अब देखो, न्यूट्रलाइजेशन सिंपल है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में कंबाइन कर रहे हैं। और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर। देखो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव कंबाइन करेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। और साल्ट कैसे बनेगा? ये जो A नेगेटिव और B पॉजिटिव, मतलब एसिड में से जो एनाइन बच गया और बेस में से जो कैटाइन बच गया, वो दोनों मिलकर बना देंगे साल्ट। तो इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? H positive ion from acid and OH negative ion from base combine to form water। और उसके अलावा जो बाकी के दो आयंस बच जाते हैं, दे फॉर्म द साल्ट। अब वाटर चूंकि न्यूट्रल होता है, एक एसिड और बेस ने मिलकर एक न्यूट्रल सब्सटेंस बना दिया। इस वजह से इस रिएक्शन को नाम दिया गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे आप HCl एसिड ले लो और बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लो। अब इन दोनों में से कौन सा एसिड कौन सा साल्ट बनेगा वो हम कैसे देखेंगे? हम पहले देखते हैं HCl की डिसोसिएशन से कौन से आयंस बनेंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनेंगे? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है ना। अब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर तो वाटर बना देंगे। उसके अलावा क्या बचा? उसके अलावा बचा Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव, वो दोनों मिलकर बनाएंगे साल्ट, और वो साल्ट होगा NaCl। ओके, साथ में बन गया वाटर। So concept of neutralization comes from the Arrhenius concept of acid and bases.
अब मान लो मैं आपसे पूछता हूं सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक एसिड और एक बेस, ये दोनों मिलकर कौन सा साल्ट प्रोड्यूस करेंगे अलॉन्ग विद वाटर? तो आप कैसे कहोगे? क्या आप सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को? हाँ, देखो इसमें भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की डिसोसिएशन से क्या बन रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड से बन रहे हैं दो एच पॉजिटिव और साथ में एक सल्फेट, है ना? क्योंकि ये एक डाई बेसिक एसिड है तो इससे दो एच पॉजिटिव बन रहे हैं। अच्छा, यहां पर आप देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड से एक सोडियम आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन बन रहे हैं। अब यहां पर आप देखो, अगर हम न्यूट्रलाइजेशन करना चाहते हैं तो दो एच पॉजिटिव के साथ कितने ओ एच नेगेटिव न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं? दो। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो एक ही OH बनता है। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे 2 टाइम्स, बैलेंस करने के लिए। जब हमने 2 टाइम्स ले लिया तो दो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनेंगे दो सोडियम आयंस और दो OH नेगेटिव आयंस। अब इसको आप न्यूट्रलाइजेशन से बता दो, दो H पॉजिटिव और दो OH नेगेटिव जब जुड़ेंगे तो बताओ कितने वाटर बनेंगे? 2 टाइम्स बनेंगे वाटर। अब क्या बचा? अब दो सोडियम और एक सल्फेट बच गया, तो ये बन गया Na2SO4, मतलब सोडियम सल्फेट। ठीक है। मुसव्विर आप म्यूट कर लो। अच्छा, यहां पर आपने एक और पॉइंट नोट करना है। देखो, जब हम साल्ट फॉर्मेशन बताते हैं ना एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से, तो सल्फ्यूरिक एसिड जब किसी बेस के साथ मिलता है इट फॉर्म सल्फेट। लेकिन एक और चीज यहां पर देखो, मैंने ऐसे कहा ना कि सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल अगर है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि न्यूट्रलाइजेशन इस तरह से हो रहा है, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर 2 मोल्स अवेलेबल ही ना हो तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपने याद रखना है। देखो, हाँ, हाँ वही है ना। देखो, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल है, इसका मतलब हमारे पास OH नेगेटिव भी 1 ही मोल है। तो 1 मोल OH नेगेटिव तो सिर्फ 1 मोल H पॉजिटिव के साथ ही कंबाइन कर सकता है ना। अब हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की डिसोसिएशन हम ऐसे बताएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ओनली वन H पॉजिटिव हियर, और एक H पॉजिटिव जब निकलेगा तो बाकी क्या बचेगा? HSO4 नेगेटिव। जरा देखो सल्फ्यूरिक एसिड में से जब एक H पॉजिटिव आप निकाल देंगे तो बाकी क्या बचता है? बाकी बच गया HSO4 नेगेटिव। क्लियर है? और ये HSO4 नेगेटिव क्या है, इस आयन का नाम क्या है?
HSO4 नेगेटिव का नाम है बाइसल्फेट, या इसका दूसरा नाम है हाइड्रोजन सल्फेट। बाइसल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट। अब यहां पर देखो, H पॉजिटिव गोज विद OH नेगेटिव टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। अब सोडियम पॉजिटिव कंबाइन करेगा HSO4 नेगेटिव के साथ, और ये बन जाएगा NaHSO4। NaHSO4 का नाम आ गया अब सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट, या दूसरा नाम आ जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो देखो, सेम एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड ही इन दोनों केसेस में न्यूट्रलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन एक जगह पर साल्ट बन रहा है सल्फेट, और दूसरी जगह पर जो साल्ट बन रहा है वो है बाइसल्फेट। किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि कितना एसिड और कितना बेस हमने यूज किया था फॉर न्यूट्रलाइजेशन। ये तो आपको पता चल रहा होगा कि जो पहला केस है उसमें न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो रही है। सल्फ्यूरिक एसिड चूंकि पूरे 2 H पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहा है जितनी उसकी कैपेसिटी है, लेकिन दूसरे केस में सल्फ्यूरिक एसिड ने एक ही H पॉजिटिव प्रोवाइड किया। वो इसलिए नहीं कि इसकी कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए कि आगे जो बेस था वही कम अवेलेबल था। एक सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत थी, लेकिन वो कम था। इस वजह से सल्फ्यूरिक एसिड ने सिर्फ एक ही H पॉजिटिव प्रोवाइड किया, मतलब ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं है। इस वजह से यहां पर साल्ट भी डिफरेंट बन गया, सोडियम बाइसल्फेट। ओके, क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब हम इस कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ एरिनस कंसेप्ट। सबसे पहली लिमिटेशन है नेचर ऑफ H पॉजिटिव आयन। देखो, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि H पॉजिटिव आयन का मतलब होता है एक प्रोटॉन, और प्रोटॉन्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो जब एरिनस कंसेप्ट में हम कहते हैं कि एसिड इज ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन, तो लेकिन H पॉजिटिव आयन तो फ्रीली एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो इस कंसेप्ट की एक लिमिटेशन बन जाती है कि इसने H पॉजिटिव के एग्जिस्टेंस के बारे में बात की है, जबकि वो फ्रीली एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन उसको फिर ठीक भी किया गया, उसको मॉडिफाई किया गया, और ये कहा गया कि ये जो H पॉजिटिव है इट एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। किया था ना हमने डिस्कस लास्ट टाइम। ठीक है, मतलब जिस वक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे यहां पर हमने कहा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब डिसोशिएट होता है तो हमने कहा था इट गिव्स H पॉजिटिव। अब हम क्या कहेंगे? हम यहाँ पर कहेंगे HCl जब डिसोशिएट होता है इट कंबाइंस विद वाटर, और यहाँ पर जब हमने H पॉजिटिव कहा था वहां पर अब हम कहेंगे H3O पॉजिटिव। ओके, इस तरह से हम इसकी डिसोसिएशन बताएंगे। लेकिन वो आपको मैंने पहले भी कहा था कि हमें पता है कि H पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है एज H3O पॉजिटिव। अब हम फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम क्या करते हैं, H पॉजिटिव लिख लेते हैं, लेकिन साथ में ये बात हम जहन में रखते हैं कि H पॉजिटिव, वेन एवर देयर इज H पॉजिटिव रिटर्न इन ए रिएक्शन, तो वो असल में H पॉजिटिव नहीं है, वो असल में H3O पॉजिटिव है, क्योंकि वो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो एक लिमिटेशन ये आ गई, लेकिन ये लिमिटेशन तो अब दूर हो गई।
दूसरी लिमिटेशन है कि ये कंसेप्ट सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है। इसमें डेफिनेशन के मुताबिक एक सब्सटेंस सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में एज एसिड या एज बेस एक्ट कर सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि एक्वस सॉल्यूशन के अलावा किसी और सॉल्यूशन में, जैसे मान लो कोई नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, कोई ऐसा सॉल्वेंट आप ले लो जो वाटर के अलावा होगा, क्या वहां पर कोई सब्सटेंस एज एसिड या एज बेस बिहेव नहीं कर सकता? या मान लो अगर सॉल्यूशन के अलावा कोई हो, गैशियस फेज में कोई सब्सटेंस हो, तो क्या गैशियस फेज में कोई सब्सटेंस एसिड या बेस नहीं हो सकता? या सॉलिड स्टेट में कोई सब्सटेंस है तो क्या वहां पर वो एसिड या बेस नहीं हो सकता? तो ये कंसेप्ट उनको कवर नहीं करता, ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन को कवर करता है, जबकि सब्सटेंसेस बाकी केसेस में भी एसिड या बेस हो सकते हैं। मतलब ये कंसेप्ट काफी लिमिटेड कंसेप्ट है, इसका स्कोप काफी लिमिटेड है। दिस कंसेप्ट हैज ए वेरी लिमिटेड स्कोप। अब देखो कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एटसेट्रा। ये सब्सटेंसेस देखो, अगर हम एरिनस कंसेप्ट की डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो इनको हम एसिड या बेस नहीं कह सकते, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये एसिड्स हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये असल में बेसिस हैं, लेकिन एरिनस कंसेप्ट के मुताबिक हम इनको एसिड या बेस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एसिड कहलाने के लिए जो बेसिक शर्त है वो है हाइड्रोजन कंटेनिंग होना चाहिए, जबकि आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरह से बेस कहलाने के लिए जो एरिनस कंसेप्ट की जो डेफिनेशन है वो है कि वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग होने चाहिए, उसमें OH ग्रुप होना चाहिए, लेकिन इनमें तो कहीं भी OH ग्रुप दिखाई नहीं देता, है ना? तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ एरिनस कंसेप्ट आप इनको एसिड या बेस नहीं कह सकते, लेकिन ये देखा गया है कि ये एसिडिक और बेसिक हैं। इस कंसेप्ट को या इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए क्या किया गया? ये कहा गया कि अगर आप एक सब्सटेंस को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करो, आप देखो वहां पर क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में घुलता है, इट प्रोड्यूसेस कार्बोनिक एसिड H2CO3। और H2CO3 तो हमने पढ़ा ऊपर एरिनस कंसेप्ट की डेफिनेशन में, उसकी एग्जांपल्स में भी, कि कार्बोनिक एसिड इज एन एसिड। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और ये पानी में H पॉजिटिव आयंस भी प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, इट फॉर्म्स H2SO3। इसका नाम किसी को आता है H2SO3 का? यस? नहीं, ये सल्फ्यूरिक एसिड तो नहीं है। दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, यस। सल्फ्यूरस H2SO3 का मतलब है सल्फ्यूरस एसिड। और सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, इट फॉर्म्स H2SO4। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, यस। ऐसे ही फास्फोरस का एक ऑक्साइड है P4O10। जब डिसॉल्व करते हैं वाटर में, इट फॉर्म्स
H3PO4 जिसका नाम है फास्फोरिक एसिड। अब देखो, ये जो ऑक्साइड्स थे, कौन से ऑक्साइड्स? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है ये P4O10। इनको हमने जब पानी में डिसॉल्व किया तो इन्होंने एसिड प्रोड्यूस किया। इनको एसिडिक ऑक्साइड्स का नाम दिया गया है। मतलब ऐसा ऑक्साइड जो वाटर में एसिड प्रोड्यूस करे, उसको हम एसिडिक ऑक्साइड कह सकते हैं। ये एक मॉडिफिकेशन है एरिनेस कंसेप्ट की। इसी तरह से अगर आप सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, सोडियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करने पर बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पता है हमें बेस है। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करो, इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका भी हमें पता है वो बेस है। तो इस तरह से कोई भी ऑक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व करने पर एक बेस बनाए, उस ऑक्साइड को भी हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, या जो ऊपर मैंने पोटेशियम ऑक्साइड लिखा था, ये सभी बेसिक ऑक्साइड्स हैं। कर लिया नोट आप लोगों ने? अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पर देख लो। ये जो आपके सामने जो रिएक्शंस यहाँ पर हैं, ये 6 रिएक्शंस हैं। इन सभी में एक ऑक्साइड, इन सभी में एक ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कोई एसिड बना रहा है। इस रिएक्शन को मैं हाइड्रोलिसिस कह सकता हूं। वाटर के साथ जब कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है तो उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं ना। तो एसिडिक ऑक्साइड्स की हाइड्रोलिसिस से एक एसिड बन रहा है। बेसिक ऑक्साइड्स की हाइड्रोलिसिस से एक बेस बन रहा है। मुझे बताओ हाइड्रोलिसिस का उलट क्या बनेगा? जैसे मान लो अगर मैं आप, नहीं इधर देखो, आपके पास है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड से मैं एक वाटर निकाल लेता हूं, बाकी क्या बचेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। उसका उलट, इस रिएक्शन का ये मैंने उलट कर दिया, रिवर्स कर दिया। इस रिएक्शन का रिवर्स ये बन गया। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में जब वाटर ऐड हुआ तो कार्बोनिक एसिड बना, और कार्बोनिक एसिड से जब हमने वाटर निकाला, वाटर रिमूव कर दिया, तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। रिमूवल ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं? यस, डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो जब किसी एसिड की आप डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा? एक ऑक्साइड बन रहा है। कार्बोनिक एसिड की डिहाइड्रेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब मुझे बताओ आप, अगर हम सल्फ्यूरस एसिड की डिहाइड्रेशन करेंगे, सल्फ्यूरस एसिड ये रहा H2SO3, अगर इसकी डिहाइड्रेशन करोगे क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड की डिहाइड्रेशन करोगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। फास्फोरिक एसिड की डिहाइड्रेशन करोगे
तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये P4O10 अभी मैंने कहा था, दिस इज कॉल्ड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड की डिहाइड्रेशन करोगे तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की डिहाइड्रेशन करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ये सभी इनके रिवर्स रिएक्शंस हैं। अब एक एसिड की डिहाइड्रेशन करेंगे तो एसिडिक ऑक्साइड बनेगा, है ना। एक एसिड की डिहाइड्रेशन से एसिडिक ऑक्साइड बना, और एक बेस की डिहाइड्रेशन से बेसिक ऑक्साइड, है कि नहीं। अब ये जो ऑक्साइड्स बने डिहाइड्रेशन से, डिहाइड्रेशन की वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं, उन कंपाउंड्स को हम इन जनरल एनहाइड्राइड्स कहते हैं। व्हाट आर एनहाइड्राइड्स? These are the compounds formed by the dehydration of a substance. ये नोट कर लो आप, anhydrides are the compounds formed by dehydration of a substance. नोट कर लिया। Anhydrides are the compounds formed by dehydration of a substance. तो ये जो ऑक्साइड्स मैंने यहां पर लिखे थे, क्या हम इन सभी ऑक्साइड्स को एनहाइड्राइड्स कह सकते हैं? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है? कार्बोनिक एसिड की डिहाइड्रेशन से। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है? सल्फ्यूरस एसिड की डिहाइड्रेशन से। क्योंकि ये सारे कंपाउंड्स डिहाइड्रेशन से बन सकते हैं, तो इनको हम एनहाइड्राइड्स कह सकते हैं। अब चूंकि ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, इनको हम एसिडिक एनहाइड्राइड्स भी कह सकते हैं। दीज आर एसिडिक एनहाइड्राइड्स। और बेसिक ऑक्साइड्स को अब हम क्या कहेंगे? बेसिक ऑक्साइड्स को हम बेसिक एनहाइड्राइड्स कह सकते हैं। ठीक है। नोटेड। अच्छा, अब एक और चीज यहां पर देख लो। अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखो। कार्बन डाइऑक्साइड किसका एनहाइड्राइड है? कार्बोनिक एसिड का एनहाइड्राइड है। तो इसको हम कार्बोनिक एनहाइड्राइड कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्राइड। अब मुझे बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, सल्फर डाइऑक्साइड को कहेंगे सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड को कहेंगे सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड, है ना। इस तरह से इनको ये दूसरे नाम भी हम दे सकते हैं। हालांकि ये नाम हम कम ही यूज करते हैं, हम तो सीधा कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड वर्ड ही यूज करते हैं, लेकिन इस तरह से भी हम इनको नाम दे सकते हैं। ओके। तो ये हमने आज एक कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया, एरिनस कंसेप्ट। देखो, ये कंसेप्ट मैंने कहा कि ये काफी लिमिटेड कंसेप्ट है, लिमिटेड स्कोप है इसका। बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे पास हैं जिनको हम इस बेसिस पर एसिड बेस नहीं कह सकते। लेकिन लेकिन ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट भी आ गया। और इसके अलावा कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे आप आगे चलकर पढ़ेंगे पीएच का कंसेप्ट, वो भी इसी कंसेप्ट के साथ रिलेटेड है। और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है इस कंसेप्ट के। ऑल्दो बाकी के जो दो कंसेप्ट अब हम आगे चलकर पढ़ेंगे, ब्रॉन्स्टेड लोवरी कंसेप्ट और लीविस कंसेप्ट, हम देखेंगे कि वो कंसेप्ट इससे ज्यादा
ब्रॉडर कंसेप्ट से। लेकिन अगर हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एरीनेस कंसेप्ट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है। तो इस कंसेप्ट के बारे में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर क्लास हम बंद कर देंगे। हाँ जी, पूछना है किसी को क्वेश्चन कोई?